हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रैंकअप 360 में। और आज रैंकअप आपके लिए लाया है अपने वादे के अनुसार टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अभ्यास सीरीज। तो आज का टॉपिक है वैदिक काल और भारतीय संस्कृति। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए प्रश्न नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो 4 वेद अगर आपको याद है तो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास सामवेद, बी है ऋग्वेद, सी है यजुर्वेद और डी है अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो है आपका ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? ऋग्वेद में सबसे सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास गंगा, बी है यमुना, सी है सिंधु और डी है सरस्वती। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। सिंधु जो है वो सबसे ज्यादा उल्लेखित नदी है ऋग्वेद की। और सबसे ज्यादा पवित्र नदी किसे कहा गया है? वो है सरस्वती। सरस्वती को सबसे ज्यादा पवित्र नदी माना गया है। और सबसे ज्यादा उल्लेखित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 4, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 7। तो वेदांगों की कुल संख्या हमारे पास कितनी है? 6 है। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? अगर आपको याद है और पिछली वीडियो आपने देखी है तो दर्शन का अर्थ होता था जीवन जीने का तरीका। जीवन जीने का तरीका। जीवन जीने का तरीका। अब दर्शन जो थे वो कितने थे? 6 दर्शन थे। उनमें सबसे पहला दर्शन जो था वो था योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो ये 6 आपके पास दर्शन हैं। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर ए है बद्रायण, ऑप्शन नंबर बी है पतंजलि, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास कपिल, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास कणाद। तो उसने पूछा है कि योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। तो ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाता है आपका? करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, वैदिक साहित्य में लोहे को किस नाम से जाना जाता था? ए ताम्र, बी अयस, सी कृष्ण अयस और डी रजत। तो वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस के नाम से जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद में देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास वरुण, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास इंद्र, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास अग्नि और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास सोम। तो इसका सही आंसर हो जाता है बी, ऑप्शन नंबर बी यानी इंद्र। इंद्र जो है वो सबसे महत्वपूर्ण देवता माने गए थे ऋग्वेद में। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 7, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? ए अत्यंत निम्न, बी सम्मानजनक, सी दासवत और डी सीमित। तो इसका सही आंसर हो जाता है बी। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी, लेकिन स्त्रियों की स्थिति में गिरावट कब आई? उत्तर वैदिक काल में। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 8, वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऑप्शन नंबर ए है जन, ऑप्शन नंबर बी है ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है कुल और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास राष्ट्र। तो अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि हमने समाज की इकाइयों को डिस्क्राइब किया था। तो सबसे पहले समाज की इकाइयों में आता था आपका कुल, उसके बाद आता था आपका ग्राम, कुल के बाद आता था आपका ग्राम, ग्राम के बाद आता था आपका विश और विश के बाद आता था आपका जन। ठीक है।
तो इसमें पूछा है समाज की सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाती है आपकी? कुल। और सबसे बड़ी जन। तो इसमें आपसे सबसे छोटी पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाता है, यानी कि कुल जो है वो सबसे छोटी इकाई थी। अब आपसे पूछा जाए कि इनके जो प्रधान होते थे, यानी कि कुल का प्रधान कौन होता था या विश्व का प्रधान कौन होता था, तो क्या बताएंगे आप? तो कुल का जो प्रधान होता था उसको क्या कहते थे? कुलपति कहा जाता था। कुलपति कहा जाता था। ग्राम के प्रधान को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी कहा जाता था। ग्रामीणी कहा जाता था। विश्व के प्रधान को क्या कहा जाता था? विश्वपति कहा जाता था। और जन के जो प्रधान होते थे, यानी कि जन का जो सबसे बड़ा वो होता था, व्यक्ति होता था, उसको बोला जाता था राजा। जन के सबसे बड़े व्यक्ति को क्या बोला जाता था? राजा बोला जाता था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, नौवां मंडल किस देवता को समर्पित है? यानी कि ऋग्वेद में कितने मंडल थे? हमने वीडियो में पढ़ा था कि ऋग्वेद में कितने मंडल थे? 10 मंडल थे। तो उन 10 मंडलों में जो 9वां मंडल था वो किसको समर्पित था? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास इंद्र, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास अग्नि, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास सोम, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास वरुण। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, सोम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का वो सोम देवता को समर्पित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? अभी हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था कि हमारे कितने दर्शन थे? दर्शनों की संख्या थी 6। उसमें जो न्याय दर्शन था उसके प्रवर्तक कौन थे? उसके प्रवर्तक ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, कपिल, ऑप्शन नंबर बी पतंजलि, ऑप्शन नंबर सी गौतम, ऑप्शन नंबर डी जैमिनी। तो न्याय जो थे उसके प्रवर्तक थे आपके गौतम ऋषि। गौतम ऋषि। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, प्रारंभिक वैदिक लोग मुख्य रूप से किस पर निर्भर थे? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका कृषि, ऑप्शन नंबर बी है आपका व्यापार, ऑप्शन नंबर सी है आपका पशुपालन, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास शिल्प। तो यदि आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो व्यक्ति उस क्षेत्र में जिन्होंने नई सभ्यता का नींव रखी, नई सभ्यता की नींव रखी, उन्होंने अपना जो उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? वो था पशुपालन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है, ऋग्वैदिक काल को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन नंबर बी है प्रारंभिक वैदिक काल, ऑप्शन नंबर सी है महाजनपद काल, ऑप्शन नंबर डी है महाकाव्य काल। तो ऋग्वैदिक काल को किस नाम से जाना जाता है? वैदिक काल। देखिए वैदिक जो पीरियड था या वैदिक काल जो हम कहते हैं उसको हमने 2 भागों में बांटा था। वैदिक काल को हमने 2 भागों में बांटा था। एक था हमारा प्रारंभिक वैदिक, यानी कि जिसको ऋग्वैदिक भी कहा जाता है, प्रारंभिक वैदिक, इसको ऋग्वैदिक भी कहा जाता है, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। और दूसरा था आपका उत्तर वैदिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक वैदिक काल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, प्रारंभिक वैदिक सभ्यता का मुख्य स्रोत जो है कौन सा वेद है? प्रारंभिक वैदिक सभ्यता का मुख्य स्रोत कौन सा वेद है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास सामवेद, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास ऋग्वेद, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 1000, ऑप्शन नंबर बी है 1028, ऑप्शन नंबर सी है 1050, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 1100। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1028। चलिए प्रश्न नंबर 15, ऋग्वेद काल की सबसे छोटी राजनीतिक इकाई क्या थी? ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी राजनीतिक इकाई क्या थी? ये प्रश्न हम पहले भी पूछा जा चुका है और इसे अब एक तरीके से भाषा बदल के आपके सामने फिर से प्रस्तुत किया है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास राष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास जनपद, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास जन, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास महाजनपद। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका सी, जन। अभी हमने देखा था कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी या राजनीतिक इकाई आप कह सकते हो, तो वो कैसी थी? कुल, ग्राम, विश, जन, इस तरीके से थी। तो इनमें
जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है? जन। जो आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं इनमें सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 16, वैदिक समाज में परिवार का मुख्य कहलाता था? ए राजा, बी गृहपति, सी पुरोहित और डी सेनानी। तो कौन कहलाता था? परिवार का मुख्य कौन कहलाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपका गृहपति। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 17, वैदिक काल की सभा जिसमें बुजुर्ग शामिल होते थे कहलाती थी? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास समिति, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास सभा, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास विदत और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास गण। तो इसका सही आंसर जो हो जाता है वो आपका हो जाता है सभा। वैदिक काल में 3 तरीके की सभाएं होती थी, सभा, समिति और विदत। सभा, समिति और विदत। तो सभा जो होती थी उसमें कौन कौन लोग शामिल होते थे? उसमें लोग शामिल होते थे वरिष्ठ नागरिक जो होते थे वहां के, कुलीन वर्ग के सदस्य और ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये लोग जो हैं वो शामिल होते थे। दूसरे नंबर पे आती थी समिति। समिति जो थी वो आम लोगों के लिए थी, यानी जनजाति जो आम लोग थी वो एक बड़ी सभा लगाते थे। उसमें जो है चुनाव, राजा का जो चुनाव होता था उसके बारे में परामर्श लिए जाते थे और इसमें महिलाओं को शामिल होने का भी अधिकार होता था। तो तीसरी आती थी विदत। तो इसमें क्या होता था? इसमें धार्मिक चीजों से रिलेटेड इश्यूज को सुलझाया जाता था, धार्मिक रिलेटेड चीजें जो होती थी, और इसमें भी महिलाओं को बोलने का अधिकार होता था। तो वैदिक काल की सभा जिसमें बुजुर्ग शामिल होते थे वो कौन सी थी? सभा। यानी कि सभा में जो थे वो वरिष्ठ नागरिक जो है वो शामिल होते थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रारंभिक वैदिक लोगों को किस धातु का ज्ञान था? ए लोहा, बी तांबा, सी चांदी और डी शीशा। तो प्रारंभिक वैदिक लोगों को ऑप्शन नंबर बी जो है इसका तांबा, उसका ज्ञान था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 19, पुरुष सूक्त किससे संबंधित है? ए सृष्टि की उत्पत्ति, बी वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति, सी राजतंत्र और डी जो है कृषि। तो पुरुष सूक्त जो है वो हमने कहाँ पढ़ा था? वो हमने पढ़ा था कि पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के कौन से मंडल में? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। और ये पुरुष सूक्त जो है वो किस चीज से रिलेटेड था? वो रिलेटेड था वर्ण व्यवस्था से। वर्ण व्यवस्था से। वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में किस पर आधारित थी? तो वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में आधारित थी आपके कर्मों पर, यानी कि कर्म जो आप करते हैं उस पर आधारित थी। यदि आप युद्ध में जाते हैं तो आप क्षत्रिय वर्ण में आते थे, यदि आप व्यापार करते हैं तो आप वैश्य वर्ण में आते थे। तो यानी कि जो भी आप काम करते थे उस आधार पर वर्ण निर्धारित किए गए थे। तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में बताया है पुरुष सूक्त में। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 20, वैश्य वर्ण का मुख्य कार्य क्या था? ए युद्ध, बी अध्ययन, सी कृषि व व्यापार और डी सेवा। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषि व व्यापार। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तर वैदिक काल की समय अवधि मानी जाती है। तो हमने, अगर आपने वीडियो देखी है तो हमने उसमें बताया था कि जो वैदिक काल है उसकी समय अवधि कितनी है? वैदिक काल की समय अवधि है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और इसके 2 जो अलग अलग पार्ट हुए उसमें पहला था आपका ऋग्वैदिक काल या प्रारंभिक वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल, जो ऋग्वैदिक काल है उसकी समय अवधि थी 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और जो उत्तर वैदिक काल है उसकी समय अवधि थी 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, या कहीं कहीं आपको 600 ईसा पूर्व भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है आपका सी, क्योंकि हमसे पूछा है कि उत्तर वैदिक काल की समय अवधि क्या मानी जाती है, तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सभा और समिति का उल्लेख
किस वेद में किया गया है? सभा और समिति का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास सामवेद, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास अथर्ववेद और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास ऋग्वेद। तो सभा और समिति का उल्लेख ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद में किया गया है। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख आजीविका क्या थी? उत्तर वैदिक काल की प्रमुख आजीविका पूछ रहा है। तो प्रश्न ऑप्शन नंबर ए है आपके पास पशुपालन, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास शिकार, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास कृषि, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास व्यापार। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी कृषि। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय जो था वो कृषि था, लेकिन प्रारंभिक वैदिक काल प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग वैदिक काल की बात करें तो उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? उसका मुख्य व्यवसाय था आपका पशुपालन। प्रारंभिक वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था आपका? पशुपालन। और उत्तर वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। क्यों था कृषि? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में पहुंचने तक मनुष्य ने जो था लोहे की खोज कर दी थी। किस चीज की खोज की थी? लोहे की खोज की थी। तो लोहे से क्या क्या इंसान को फायदे हुए? पहला तो उसने गहरी गहरी खुदाई करना शुरू कर दिया था, यानी कि जमीन को अब वो काफी गहराई तक खोद सकता था, काफी गहराई तक खोद सकता था खुदाई। दूसरा, पेड़ों की कटाई आसान हो गई, पेड़ों की कटाई आसान हो गई, जिससे कि जंगल साफ करने में आसानी हो गई। अब जितना जंगल साफ होता गया उतनी ज्यादा जमीन हमें मिलती चली गई, तो जितनी ज्यादा जमीन मिलती चली गई उतना ही कृषि का क्षेत्र बढ़ गया और कृषि का विकास हुआ। तो इसीलिए उत्तर वैदिक काल में पहुंचने तक मनुष्य का जो व्यवसाय था या आजीविका कमाने का जरिया था वो क्या बन गया? कृषि बन गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास दर्शन, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास अनुष्ठान, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास युद्ध, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास प्रशासन। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं जो आपके वेद हैं, इनको व्याख्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। इनकी व्याख्या होती है ब्राह्मण ग्रंथों में। ठीक है, अब हर एक वेद का अपना अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। जैसे बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है आपका, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौस्तुकेय, ऐत्रेय और कौस्तुकेय। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सामवेद। तो सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। ठीक है, इसके बाद आता है आपका यजुर्वेद। और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय। और अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। क्या है? गोपथ। अब वो पूछ रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो ए है आपके पास दर्शन, बी है आपके पास अनुष्ठान, सी है आपके पास युद्ध और डी है आपके पास प्रशासन। तो इसका सही आंसर हो जाता है बी, यानी कि ये ब्राह्मण ग्रंथ जो है हमें अनुष्ठानों से जुड़ी जानकारी देते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास विद्यालय, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास गुरुकुल, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास विहार एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके पास मठ। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी गुरुकुल। चलिए प्रश्न नंबर 26, अथर्ववेद मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास यज्ञ, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास रोग व जादू टोना, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास युद्ध और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास दर्शन। तो बात करें वेदों की, तो पहला वेद जो आपके पास ऋग्वेद है उससे हमें किस चीज की जानकारी मिलती है? उसमें हमें औषधियों से जुड़ी हुई जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में हमें औषधियों से जुड़ी हुई जानकारी मिलती है। सामवेद में हमको जानकारी मिलती है संगीत की। सामवेद में जानकारी मिलती है हमको संगीत की और इसे ही भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। किसको? सामवेद को। इसके बाद आता है आपका यजुर्वेद।
यजुर्वेद में आपको युद्ध संबंधी जो है यज्ञ जो है उनके बारे में या बलि जो है उनके बारे में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद आता है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपको जादू टोना और अलग अलग जादुई मंत्रों के बारे में इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, रोग व जादू टोना के बारे में इसमें आपको जानकारी दी गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 27, वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास बलि, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास कर, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास भाग और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास शुल्क। तो इसका सही आंसर हो जाता है बलि। बलि जो लोग होते थे वो अपनी स्वेच्छा से राजा को देते थे अपनी सुरक्षा के लिए, यानी कि राजा उनको बदले में सुरक्षा देगा और लोग जो है उनको बलि अपनी स्वेच्छा से उनको देते थे। बलि मतलब कोई भी फसल है या अन्न है या पशुधन है या फिर उससे जो उत्पन्न होने वाला कोई भी सामग्री है उसका कम से कम 1/6 भाग जो है वो राजा को दिया जाता था। चलिए बढ़ते हैं आगे। 28, यज्ञ कराने वाला पुरोहित कहलाता था? ए होता, बी ब्राह्मण, होता यहाँ पर होत्री भी हो सकता है, बी ब्राह्मण, सी उद्गाता, डी राजा। तो यज्ञ कराने वाले पुरोहित को कहते हैं होत्री या होता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 29, वैदिक सभ्यता मुख्यतः किस क्षेत्र में विकसित हुई? ऑप्शन नंबर ए है गंगा घाटी, ऑप्शन नंबर बी है सिंधु घाटी, ऑप्शन नंबर सी है सप्त सैंधव क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास दक्कन। तो जैसा कि आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता जब खत्म हो गई तो उसके बाद जो बाहर से लोग आए थे वो कौन से क्षेत्र में आए थे? वो उसी क्षेत्र में पहुंचे थे जहां सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कौन से क्षेत्र में हुआ था? सप्त सैंधव क्षेत्र में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 30, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 8, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी है 10 एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 12। तो सही आंसर हो जाता है आपके पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। और कितने मंत्र हैं? 1028 मंत्र हैं। साथ साथ रिवीजन भी चलता रहेगा। तो 1028 जो हैं वो मंत्र हैं। और इसके उच्चारणकर्ता को क्या कहते हैं? इसके उच्चारणकर्ता को कहते हैं होत्री। उच्चारणकर्ता, तो इसको क्या कहते हैं? होत्री। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 31, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? ऑप्शन नंबर ए लचीली, बी जन्म के आधार पर, सी समाप्त हो गई थी, डी अप्रासंगिक थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर वैदिक काल में पहुंचने तक जो वर्ण व्यवस्था थी वो किसके आधार पर होने लगी? जन्म के आधार पर। लेकिन वर्ण व्यवस्था शुरू किससे हुई थी? शुरू हुई थी कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर, यानी कि जो भी काम आप कर रहे हो उसके आधार पर आपको उस वर्ण में रखा जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में पहुंचने तक वो व्यवस्था किस पर आधारित हो गई? जन्म पर आधारित हो गई। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 32, 4 आश्रमों में अंतिम आश्रम कौन सा था? तो पहले 4 आश्रमों की जानकारी ले लेते हैं। 4 आश्रम कौन कौन से थे? सबसे पहले आपका आता है ब्रह्मचर्य, जो कि जन्म से 25 वर्ष की आयु तक होता है, जिसमें आप क्या ग्रहण करते हैं? जिसमें आप शिक्षा ग्रहण करते हैं। दूसरा आता है आपका गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन आपका 25 से 50 की उम्र तक होता है, जिसमें आप अपना विवाह वगैरह करते हैं और अपना घर चलाते हैं मतलब। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आपका वानप्रस्थ, जो कि सामान्यतः 50 से 75 की उम्र तक माना जाता है, जिसमें आप जो मोह माया है उसको त्याग कर देते हैं। मोह माया का त्याग यहाँ पर कर देते हैं। और इसके बाद आता है आपका संन्यास, यानी कि यहाँ पर आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए चल देते हैं। तो 75 से 100 एज में आपका आता है संन्यास। तो इसमें पूछा है सबसे अंतिम आश्रम कौन सा है? तो सबसे अंतिम आश्रम कौन सा है इनमें? तो वो है संन्यास। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, संन्यास। प्रश्न नंबर 33, ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास पहला, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास दूसरा, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 8वां, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 10वां।
तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला जो मंडल है वो सबसे बड़ा मंडल है ऋग्वेद का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग उच्चारण से संबंधित है? तो सबसे पहले वेदांगों की जानकारी ले लेते हैं। वेदांग कितने हैं हमारे वेदांग हैं 6। कौन कौन से हैं? तो वेदांग है आपके पास सबसे पहले शिक्षा, फिर है आपका कल्प, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, इसके बाद निरुक्त, फिर ज्योतिष और फिर छंद। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग उच्चारण से संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी है आपका कल्प, ऑप्शन नंबर सी है आपका निरुक्त और ऑप्शन नंबर डी है आपका व्याकरण। तो इसमें उच्चारण से संबंधित जो वेदांग है वो है आपका शिक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाता है। उसके अलावा दूसरे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। कल्प जो है वो संबंधित है आपका किससे? कर्मकांड से। कल्प जो है वो संबंधित है आपका कर्मकांड से। निरुक्त जो है आपका संबंधित है किससे? व्युत्पत्ति शास्त्र से। तो कल्प जो है आपका संबंधित है किससे? कल्प संबंधित है आपका कर्मकांड से। निरुक्त संबंधित है आपका व्युत्पत्ति शास्त्र से। और व्याकरण जो है वो आपका संबंधित है व्याकरण के अध्ययन से। व्याकरण यानी कि जो ग्रामर होती है वो हिंदी की ग्रामर। चलिए बढ़ते हैं आगे। यज्ञ विधि से संबंधित वेदांग कौन सा है? यज्ञ विधि से संबंधित वेदांग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास व्याकरण, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास कल्प, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास छंद, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास ज्योतिष। तो पूछा है कि यज्ञ से संबंधित, यज्ञ मतलब आपके जो कर्मकांड होते हैं, कर्मकांड। तो देख लेते हैं। व्याकरण तो हमारी जो है व्याकरण का जो अध्ययन है उससे संबंधित है। कल्प जो है हमारा किससे संबंधित है? कर्मकांड से। छंद जो है संबंधित है किससे? काव्य रचना से। और ज्योतिष आपका है किस चीज से? खगोल विज्ञान से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन नंबर बी कल्प, यानी कि कल्प जो है वेदांग जो है वो संबंधित है आपका यज्ञ विधि से। चलिए बढ़ते हैं आप आगे। प्रश्न नंबर 36, शब्दों की व्युत्पत्ति से संबंधित वेदांग है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास निरुक्त, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास छंद और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास ज्योतिष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है आपका? निरुक्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए पढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 37, वेदों के मंत्रों के छंद से संबंधित वेदांग कौन सा है? यानी कि छंद बताना है कि छंद से संबंधित वेदांग कौन सा है। तो जैसा कि इसका नाम है छंद से संबंधित, उसी से आंसर आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है छंद। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 38, भारतीय दर्शन के कुल आस्तिक दर्शन कितने हैं? आस्तिक दर्शन पूछ रहा है। तो कुल आस्तिक दर्शन कितने हैं आपके? 6 हैं। कुल आस्तिक दर्शन कितने हैं आपके पास? 6 हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा आस्तिक दर्शन नहीं है? तो हमने अभी पढ़े थे कि आस्तिक दर्शन हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं एक बार रिपीट कर लेते हैं। 6 हैं आस्तिक दर्शन। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है आपके पास सांख्य, उसके बाद है आपके पास योग, सांख्य, योग, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक। तो इनमें जो नहीं है वो हमारा क्या हो जाता है? आस्तिक दर्शन से अलग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाता है। चलिए आज की स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 40, कर्मकांड का विशेष बल देने वाला दर्शन कौन सा है? कर्मकांड का विशेष बल देने वाला दर्शन कौन सा है? तो अभी हमने पीछे पढ़ा था, कौन सा था कर्मकांड का? तो ये था आपका कल्प।
यहाँ पर ये गलत हो गया, इसको काट के आप सही कर लीजिए, कल्प। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, कल्प हो जाता है। तो आज की स्लाइड को हम यहीं रोकते हैं, इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो हमारी इन वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपने आंसर्स को कमेंट में लिखना ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।